एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। क्या मेरी आवाज़ सारे सेंटर्स पे आ रही है? एक बार कंफर्म करना। हेलो हेलो हेलो। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहीं धूप आई भाई इसी स्टेट में? ये माल है यहाँ पर भी। हाँ जी, पटना, क्या हाल चाल? पटना। बढ़िया। धूप आई है क्या पटना में? मेरे को लगा मैं गलत देख लिया हूँ, ऐसा कुछ। चलो सेशन को स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे, मतलब छोटे मोटे टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन मेनली हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट उससे पहले कल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आप ट्राई करना। ठीक। वो क्वेश्चन ये है, ये ये क्वेश्चन शेयर किया गया था मेरे साथ। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या भाई, अलवर में सब बीमार पड़ गए क्या आज? ओके। चलो बहुत अच्छा। ग्रेट। उत्तम। देने दो। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन, हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो। अ सेक्शन ऑफ मास कैपिटल एम, जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसका मास एम है। ठीक। आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क से कट किया गया है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए डैश पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अच्छा। अगर ये सेंटर ओ है तो ए डैश ऐसे नहीं है भाई, ऐसे है, ये वाली एक्सिस। तो अगर ये कंप्लीट डिस्क होती तो इसका ये एक पार्ट है। तो कंप्लीट डिस्क होता तो उसका जो फॉर्मूला होता वो mr² by 2 होता। एक्सिस को सेम रखा गया। कंप्लीट डिस्क होता, इसके अबाउट में mr² by 2 होता, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, mr² by 2 ही रहेगा इसके अबाउट में। और ये जो मास लिखोगे वो सेक्शन का मास लिखोगे। सेक्शन का मास m दिया हुआ है, तो mr² by 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा। हाँ जी, अलवर पाठशाला को जूम कीजिएगा थोड़ा। अलवर। हाँ जी, जिन बच्चों ने खुद में टेस्ट रख लिया है वो है कहाँ? अभी सेंटर पे है। पर्पस क्या है मैम, आप बताओ। खुद से पेपर बनाया मतलब समझा नहीं मैं। लाइक। ओके। हाँ जी। अच्छा, और खुद में टेस्ट रख लिया। और परमिशन किसने दिया?
मैम परमिशन किसने दिया? मैम को आप माइक दो, मैम को दो। मैम परमिशन किसने दिया? ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है ना, एक बार आप बात करके देखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसा मत करो यार, 21 को टेस्ट है, और अगर नहीं पढ़ना तो यार घर पे बैठे रहो यार। ठीक है, अब सेंटर पे ही हो और खुद से टेस्ट बना के खुद से टेस्ट दे रहे हो, इसका क्या मतलब बनता है? कोई लॉजिक है क्या इस बात की? सेंटर पे क्यों बैठो फिर? जाओ घर पे बैठो, आराम से पढ़ो। मैं कहाँ रोकता हूँ किसी को? मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, जाने वाले को मैं वैसे भी नहीं रोकता। बट ये क्या है भाई, अपने में टेस्ट पेपर बना ली, 21 को टेस्ट है ना यार इस बैच का। सिंपल सी बात है। हाँ मैम, क्या हुआ बताओ आप। ठीक है, नहीं एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए परमिट किसने किया, आपने तो किया नहीं। तो क्लास छोड़ के सेंटर, तो उन्होंने परमिट कर दिया कि खुद में टेस्ट देना है बाहर बैठ के। ओके, अलवर पाठशाला काउंसलर ने परमिट किया ये, क्लास के टाइम पे करना। अच्छा, तो बच्चे खुद से बाहर बैठ गए? नहीं, काउंसलर ने जो परमिशन दी है वहां पर, उन्होंने क्या बोला है, क्लास छोड़ के आप अपना टेस्ट सेंटर पे बैठ के दे सकते हो। हाँ फिर? ओके, मतलब घर पे जाके दे सकते हो, बाहर दे सकते हो। और उन्होंने क्लास छोड़ के मतलब सेंटर पे ही वो टेस्ट दे रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, आप क्लास में बुलाओ उनको, क्लास में बुलाओ, ये तो गलत है। अगर टेस्ट देना है, पेपर नहीं देना है उनको, और पेपर देना है, जो भी देना है वो घर पे जाके दो भाई। सेंटर पर हो और फिर क्लास छोड़ के बैठे हो, ये क्या लॉजिक है? हाँ हाँ हाँ। देखो, एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। भाई छुट्टी लेनी है, आराम से जाओ रिसेप्शन पे, वहाँ पे जो भी अथॉरिटी बैठी हुई है वो परमिट करते हैं, घर पे जाओ टेस्ट दो। ये थोड़ी कोई लॉजिक होता है कि अपने में टेस्ट बना लिए और परमिशन भी तुमको मिल गई वहां से और सेंटर पे ही बैठ के टेस्ट दे रहे हो, ये थोड़ी होता है भाई। क्लास मिस करनी करो ना भाई, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो, लेकिन घर पर बैठो फिर। मैं फरवरी से वैसे भी टोकना बंद कर दूंगा, 1 फरवरी से, क्योंकि 1 फरवरी से अब फास्ट ट्रैक का फील नजर आ जाएगा फिर। अभी तक मैं फास्ट ट्रैक पे उतरा कहाँ हूँ? 1 फरवरी से ना टोकूंगा ना कुछ, क्योंकि जिसका रिजल्ट आना होगा ना वही 1 फरवरी को बैठेगा अभी, बाकी लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे। आपने मैम बोल दिया है ना? ठीक है छोड़ो, अब वो आए या आए, नहीं आए नहीं आए। अच्छा ठीक है, अब आप दोबारा बोलने मत जाना, ठीक है? जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ ही लेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ट्राई किया था आपने? कितना आंसर आया था? ए? मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of radius r/3 is removed। अच्छा, इसको रिमूव कर दिया गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इसको तुमने निकाल दिया तो ये बचा, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओ। अच्छा, ओ, ओ सेंटर है। यहां से तुम्हें रिमेनिंग डिस्क का बताना है, ठीक है सर। तो पहले कंप्लीट का निकालो, इसका इसके अबाउट में निकालो और माइनस कर दो। तो कंप्लीट का कितना होगा, I1 बोल रहा हूं इसको मैं, ये होगा mr² by 2, मतलब m कितना है, 9m है, इंटू r² by 2। ठीक है,
I2 तुमको निकालना है O के अबाउट में। I2 मतलब क्या, रिमूव्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो खुद के अबाउट में होगा, इसका मास तो मुझे पता नहीं है, तो इसका मास मैं m डैश अभी फिलहाल के लिए मान लेता हूँ, m डैश। तो खुद के अबाउट में जो होगा, मतलब इसके अबाउट में, वो कितना होगा, m डैश r स्क्वायर बाई 9/2 मतलब 18। ठीक है ना, ये देख लो अच्छे से, ओके। प्लस m डैश आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई 9 यहाँ पे मैंने लिखा है, डिवाइडेड बाई 2 होगा क्योंकि एम आर स्क्वायर बाई 2 फार्मूला होता है, 9 इंटू 2 18 हो गया। प्लस आपको इसके अबाउट निकालना है, देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, ये दोनों, ये वाले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r/3, देखो दिया हुआ है 2r/3। और m डैश, तो m डैश उसका मास लिखो और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस लिखो, कितना होगा 4r स्क्वायर बाई 9, ठीक है, सही लिखा है मैंने। अच्छा अब ये बताओ कितना आएगा, ये m डैश आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये आया 1/18 प्लस 4/9, तो ये हुआ m डैश आर स्क्वायर, 18 एलसीएम हो गया, और ये कितना होगा 9 होगा क्या, 9/18 होगा, मतलब ये आएगा m डैश आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, m डैश की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो पाई आर स्क्वायर एरिया है, इसकी रेडियस r, ये पूरा, उसका मास जो है ना वो m है, सॉरी m नहीं है, 9m है, 9m कंप्लीट मास। तो एक यूनिट स्क्वायर का 9m बाई पाई आर स्क्वायर होगा, तो टोटल कितना होगा, मतलब इस वाले का ये होगा 9m बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब m डैश की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, इनटू इसकी एरिया कितनी है, बिल्कुल सही, मतलब पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर गया, 9 गया, 9 गया, मतलब m आया भाई, तो ये आया m r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, कंप्लीट माइनस रिमूव्ड, मुझे साफ साफ दिख रहा है 4m r स्क्वायर ही आएगा, 9m r स्क्वायर बाई 2 माइनस m r स्क्वायर बाई 2, 8m r स्क्वायर बाई 2 होगा, और 8/2 कैंसिल हो जाएगा, 4m r स्क्वायर। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है लवी, आप अपने आप को फालतू थोड़ा सा लो समझते हो, ऐसा समझना नहीं कभी, ठीक है, लो समझना ही सबसे बड़ी गलती होती है। ये किसका आंसर आया था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो, बनाऊंगा मैं। ठीक, पढ़ लिए। ये दो रॉड है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये, दोनों का मास अलग है बट लेंथ सेम है, तो दोनों का लेंथ मैं L मान लेता हूं। ठीक, आगे सर, ये इक्विलिब्रियम में, तो तुम्हें बताना है स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको खोद रहा हूँ, ठीक है, अंदर से, ज़्यादा नहीं करूँगा नहीं तो वो आपके सिलेबस के बाहर चल जाएगा। यहाँ पे जो पाइवट है ना, पाइवट, इसको हिंज बोलते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, यार ये बड़ा है मान लो यार, और ये जो भी है मतलब लटका हुआ है, बस इतना दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका जो mg लगेगा कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, अगर यूनिफॉर्म है तो। नॉन यूनिफॉर्म का केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, ये mg है और ये कैपिटल mg है, इस पे लग रहा है। और कोई फोर्स जनरेट हो रहा है क्या पूरे सिस्टम में, हाँ हो रहा है। एक बात बताओ, अगर ये गिर नहीं रहा है, ये वाला पूरा बॉडी,
तो कोई ना कोई रोक भी तो रहा होगा। हाँ, कौन रोकेगा? ये जो पाइवट है ना, वो यहां पे क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर। नॉर्मल रिएक्शन बोल लो, आर बोल लो, रिएक्शन बोलो, कुछ भी बोल लो। अब ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। तो यहां जो पाइवट है ना, वो भी एक रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहा होगा ताकि इक्विलिब्रियम में रह पाए। अगर ये जनरेट नहीं करेगा तो भैया ये खींच के नीचे ले जाएगा ना इसको। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम जस्टिफाइड होने चाहिए, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहां ट्रांसलेशनल बैलेंस हो रहा है। बट यहां से हमको समझ में आया कि अगर मैं R इज इक्वल टू एम जी प्लस कैपिटल एम जी करूंगा तो R तो अननोन है, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू कहां से आएगी? नहीं आएगी। तब इसीलिए कभी भी सुनना ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन कभी भी इक्विलिब्रियम का आए और क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन ना पूछा हो, रिएक्शन ना पूछा हो, बाकी कुछ भी पूछा हो, तो आप हमेशा पाइवट पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क जीरो कर देना। उससे फायदा ये होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है और तुम पाइवट पॉइंट ये लेते हो, बोलोगे सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई भी पॉइंट लोगे ना, उसके अबाउट में टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क। हाँ, इसके अबाउट में लेने से फायदा क्या होगा ना कि आर तो यहीं से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो आपके टॉर्क के इक्वेशन में आर आएगा ही नहीं। समझे क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अब सुनो भैया, अब सुनो जरा, देखो ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30। यहां पे लग रहा है mg, ये लग रहा है r, और ये लग रहा है कैपिटल mg। तो मैं आपसे ये बोलूंगा भाई मेरे, मैं इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूं क्योंकि यहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो हो रहा होगा, जीरो। तो रिएक्शन का टॉर्क जो है वो कितना कितना आएगा? जीरो। अरे आर वेक्टर तो जीरो है ना यार इसके लिए। हाँ, अच्छा, इसका टॉर्क कितना आएगा बताओ? ये आएगा mg, mg, और देखो सुनना ध्यान से, देखना यहां पे, ये है तुम्हारे पास आर वेक्टर, ये। तो फोर्स पे क्या देखना रहता था तुम्हें? आर परपेंडिकुलर, मतलब ये इस वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही तो होगा फोर्स पे। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। और ये कितना आएगा? हाँ, और आर कितना होगा? ये सेंटर पे लग रहा है, टोटल एल है, तो ये कितना होगा? L/2। तो L/2 साइन 30। ये वाला टॉर्क इसके अबाउट में किस साइड से घुमाएगा बताओ? ये है आर और ये एफ, आर क्रॉस एफ, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा बाहर की ओर बोल लो, या फिर ये वाली डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो इसको ऐसे घुमाना ही होगा। देखते घुमा रहा है कि नहीं। मैं बोलूंगा इसका जो आर वेक्टर होगा इसके अबाउट में ये होगा आर वेक्टर। तो ये है आर वेक्टर और ये एफ, आर क्रॉस एफ, अंदर की ओर बोलो या क्लॉकवाइज, तो बैलेंस कर सकता है। तो अगर तुमने इसको निगेटिव लिया तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो यही टॉर्क तो बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल। हाँ, तो मैं बोलूंगा m इंटू जी, और ये कहां लग रहा है? सेंटर पे, तो ये कितना हो गया? L/2। तो इसका इस पे परपेंडिकुलर देखना है mg पर, ये आएगा, देखो ये कितना आएगा? L/2, और ये 60 डिग्री एंगल है, देखो साइन 60। ये समझ में आया? अब मुझे यहां बताओ कि स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी? अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। सबका √3 आ रहा है ना, कि सॉल्व करो इसको? ठीक है, आपके भरोसे लिख रहा हूं ये, तो इसका आंसर √3 होगा।
था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो जो बच्चे का डाउट था ना, वो ये दोनों था। ये डाउट था, ये वाला, और ये डाउट था। अब सुनो, उस बच्चे का मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है भाई। आप लोग को लगता होगा कि जिसको मैं पिन करवा रहा हूं मैं उसी को देख रहा हूं। मैं सुनता बहुत खतरनाक हूं और देखता बहुत खतरनाक हूं। मुझे एक एक बच्चे के बारे में पता है, कौन क्लास अपसेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं जिस भी बैच में पढ़ाता हूँ पूरा डाटा अपने पास रखता हूँ मैं। जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है ना, ये वाला, ये तो पहले डाउट ही नहीं होना चाहिए था। ये वाला डाउट और ये वाला डाउट, वो बच्चा मेरी क्लास 50% भी नहीं किया आज तक। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं लाता बिल्कुल भी, क्योंकि जो बच्चा 50% क्लास करेगा वो टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया, आप लोगों के लिए जो क्लास करते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन ये दोनों। तो इस बात का ध्यान रखना, मेरी नज़रों से नहीं छुपे हो। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, घर पे भी जाता हूँ तो सब कुछ देखते रहता हूँ, कौन क्या कर रहा है अच्छे तरीके से। अपनी रिकॉर्डिंग में खुद देखता हूँ भाई जाके 2x में, कि किसी बच्चे ने अगर कोई डाउट पूछा था और मैंने कुछ बोला था तो मिस रह गया क्या, ऐसा कुछ। दरभंगा पाठशाला का इशू चल रहा है, मैं डेली अपडेट लेके आता हूँ पहले यहाँ पर कि क्या चला, अपडेट क्या, अपडेट क्या, अपडेट क्या है। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है। पूछने का हक तभी है जब पूरा पढ़ोगे। और एक बात बताऊं, उस बच्चे ने 50% मेरी क्लास की है, ठीक है, लगभग 50%। अब एग्जैक्ट रेशियो थोड़ी बता सकता हूँ, बच्चे की एग्जैक्ट रैंक नहीं बताऊंगा मैं। उस बच्चे की जो रैंक आई थी ना, वो 100 के बाहर थी। फर्स्ट टेस्ट की बात बता रहा हूँ। एग्जैक्ट रैंक बताऊंगा तो आप लोग पता कर लोगे, तो एग्जैक्ट रैंक नहीं बताऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है। टॉप 100 में भी वो बच्चा नहीं था, मतलब सोचो क्या पढ़ाई कर रहा है वो। क्लास करता नहीं है। तो ये डाउट्स मैं आप लोगों के लिए लाया था, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग रिजल्ट लो। एक बात ध्यान रखना यार, 1 फरवरी के बाद मैं टोकूंगा ही नहीं, ध्यान रखना। जितना टोकना था टोक लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे पैसे बन जाएंगे। इसके डेप्थ को समझना, एसेंस को। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं बस। पढ़ाऊंगा, चल जाऊंगा, पैसे बन जाएंगे। रिजल्ट किसका नहीं आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। तो जो एक्स्ट्रा टोकता हूं जिसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट जाते हैं, लॉस मेरा होता है। तो बेवकूफ मैं हुआ, आप नहीं। आप तो बेवकूफ बनोगे 7 मई के बाद 1 साल के लिए। समझदार बन जाओ। मैं नहीं चाहता कोई ड्रॉप ले, समझे। और एटलीस्ट एक बात बताता हूं तुम्हें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ड्रॉप लोगे नहीं लोगे, भगवान करे सबका नीट निकल जाए, सबके अच्छे मार्क्स आए आपके, आप डॉक्टर बन जाओ। लेकिन कम से कम अगर समझदार बन जाओगे ना, ये चीज। और गलती से इस बार नहीं भी निकला ना, मान लो, और मान लो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा अगले साल ड्रॉप करने का, मान लो, तो तुमको इतना तो समझ में आ जाए कि मैंने लास्ट ईयर गलती क्या थी, क्योंकि तुम समझदार बन गए। तुमने लास्ट ईयर क्या क्या छोड़ दिया जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो, तुम समझदार बन गए। अब तुमको अगले साल ये पता होगा ना कि तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो 1 साल तुम पढ़ पाओगे, 8 महीने तुम पढ़ पाओगे। यही नहीं बनोगे ना, तो भैया 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल रिपीट करते रह जाओगे। एक होती है सरकमस्टांसेस जो आपको ड्रॉप करवाती है, वो बात अलग है, उसकी बात मैं अलग कर रहा हूं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो 5-5 साल भी ड्रॉपर रहे हैं। इसका मतलब वो कमजोर है नहीं, क्या वो खराब है नहीं। क्लास 12th में बीमार थे, उसको कोई बीमारी हो गई थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो पढ़ नहीं पाए सही टाइम पे, कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए 4-5 साल ड्रॉप ले लिए। तो वो कमजोर नहीं, वो किसी से कम नहीं। लेकिन जब आपको सब कुछ मिल रहा होगा, उस केस में भी अगर बस ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाओगे, मतलब आप समझदार कभी बने ही नहीं, पढ़ना सीखे नहीं तुम। मतलब देखो, मैं उस बच्चे का नाम लूंगा नहीं, ठीक है, और ना रैंक बताऊंगा, लेकिन तुम खुद सोचो यार, भाई फर्स्ट टेस्ट में आप टॉप 100 में भी रैंक नहीं ला रहे हो यार।
गिन के 400 400-450 तो बच्चे हैं, उसमें भी शायद 200-250 बच्चे पेपर दिए थे, उसमें टॉप 100 में रैंक नहीं आ रही, 50% क्लास कर नहीं रहे हो, और सर डाउट बता दीजिए। चलो ये तो समझ में भी आता है कि अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन सा डाउट है भाई? उस बच्चे से पूछ दूंगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, वो नहीं बता पाएगा। नहीं तो आपको मैं सिखा रहा हूं, समझे? किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। ट्रोलिंग करनी होती तो नाम लेता ना, इंडिकेट करता ना, वो की चीज नहीं कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। इतने बड़े बेवकूफ ना बनो, समझदार बनो। आज नहीं तो अगले साल नीट निकल जाएगा, भगवान करे इसी साल निकल जाए। समझदार बन जाओगे, पढ़ने आ जाएगा, अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी, तो अगले साल निकाल लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मेहनत करना छोड़ दो, 3-4 महीने घसीटो ना, वो मेहनत जो है ना वो कल को टाइम कम करके देगा आपको। कहने का मतलब उस पार्ट में आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, घिसो तो खुद को। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, सर अब छोड़ देते हैं जनवरी में तैयारी। बोले क्यों? अब दोबारा स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। बोले अरे भाई पहले नीट का पेपर तो दे लो। उसने नीट का पेपर भी नहीं दिया, क्या फायदा हुआ भाई? एक्सपीरियंस तो ऐड होता है एटलीस्ट नीट का पेपर देने से। 3 महीना पढ़ते, कुछ तो सीखते, वो टाइम बचाता ना अगले साल। वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ते उस डिटेल्ड में वे में ना, वो टाइम बचता ना। 1 फरवरी के बाद मैं टोकूंगा ही नहीं भैया। और मैं तो पहले ही दिन बोल दिया था, जो जाने वाले हैं जाओ, मैं रोकता ही नहीं हूं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता किसी भी क्षेत्र में, वो जाता ही है। पढ़ना है बैठो, पूरी इज्जत से पढ़ाऊंगा, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। डाउट्स पूछो, डिस्कशंस होंगे, मजा आएगा। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। अल्टीमेट लॉस किसका होगा? तुम्हारा लॉस होगा। मैं बार बार यही बोलता हूं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसका लॉस नहीं है, वो आपके लिए ही बोल रहा है। कोई भी टीचर हो, वो आपके लिए ही बोल रहा है, आपके वेलफेयर के लिए बोल रहा है। क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा ना भाई, डॉक्टर तुम बनोगे ना यार, तुम पैसे कमाओगे ना, तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे पैसे बचेंगे ना। इतने ही पैसे हैं, 60-70 लाख तो दे लो भाई, एमबीबीएस कर लो प्राइवेट से, वो पैसे तुम्हारे ही बचेंगे ना। तो अल्टीमेट फायदा तुम्हारा ही है यार। टीचर इसलिए समझाता है। तो जिंदगी में जब आगे बढ़ जाओगे ना, सही बता रहा हूं यार, 40,000 रुपये कमाना महीना बहुत मुश्किल होता है, 40,000। लोग पूछते नहीं है यार, जॉब नहीं मिलती है। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, असलियत बता रहा हूँ। मेरा खुद का दोस्त मेरे ही कॉलेज से पढ़ा हुआ है भाई, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, 15,000 की जॉब करता है इंजीनियर के नाम पे। एक 12,000 की जॉब करा इंजीनियर के नाम पे, कहलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहां से सिखा कर रहा हूं फिर से, उस चीज को पकड़ना, एसेंस को पकड़ना बस। कि आगे बढ़ जाओगे ना तो समझ में आएगा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी 11th-12th में सोचता था इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। अरे ये जिंदगी का धोखा है। लगता है कि नहीं वो नहीं कर पाया तो हम तो कर ही लेंगे। करो तब समझ में आएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त है, मैं 2020 में पास आउट हूँ अपना बीटेक, अभी तक दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं भाई, कि कुछ भी लग जाए। बहुत लोगों को कुछ नहीं हुआ, 10,000 की भी जॉब नहीं मिली, तो घर का बिजनेस है तो बिजनेस संभाल रहे। वो वक्त ना देखना पड़े। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बताता हूँ, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी, ये नहीं बोल रहा हूँ सबकी होगी ऐसे। हाँ ये है, ये नहीं हुआ, बीएससी कर लेंगे, नहीं बीटेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके बाद 40-50 हज़ार की नौकरी तो लगी जाएगी। नहीं लगती है, बेरोजगारी भयंकर है। और मेरी बातें याद आएंगी अगर तुमने मेहनत नहीं की तो। 1 फरवरी के बाद मैं बिल्कुल नहीं टकूंगा, क्योंकि मैं भी 5 साल से पढ़ा रहा हूं यार, और ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं। जितना भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने बीच में बस 8-9 महीने ही ऑफलाइन पढ़ाया था, बाकी 4-4.5 साल मान लो ऑनलाइन ही पढ़ाया हूं। उस बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि 1 फरवरी के बाद अगर मैं बच्चे को टकराऊं ना तो मैं बेवकूफ हूं फिर।
क्योंकि 1 फरवरी के बाद वही बच्चा बैठेगा ना जो समझदार होगा और जिसको रिजल्ट लाना होगा। देखो कहां पर हो, सबसे पहले अपने पे उंगली उठाना। समझदार उसी को बोलते हैं। मेरे में कोई कमी है क्या? अगर होगी तो पहले उसको सुधारना। नहीं सुधार पा रहे हो तो टीचर से बोलना, सर ये पार्ट मेरे में कमी है, मैं कैसे सुधारूं। लवी, वाई आई अप्रिसिएट हर। उसने तो टॉप नहीं किया, फर्स्ट रैंक तो उसकी नहीं आई, मैं क्यों अप्रिसिएट करता हूं उसको। सीखने की लगन वो मेरे लिए मायने रखती है। आज नहीं तो कल बहुत अच्छा कर जाएगी। नहीं समझ में आता तो बताती है कमेंट करके कि सर ये चीज कैसे करेंगे। समझदार बनो और जिंदगी में बहुत तरक्की करो। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, बनाऊंगा मैं इसको। चलो शायद क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। गाजीपुर को जूम कीजिए। गाजीपुर गर्ल्स रो, पीछे से लास्ट थर्ड, 1 2 3, हाँ मॉफलर लास्ट थर्ड। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। केवल ए में, ठीक है। एक चीज और बताओ मुझे कि ये दोनों स्ट्रिंग अलग है कि सेम है। आगे माइक देना। हाँ दिशा अग्रवाल, हाँ आप ही अलग है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टेंशन टी ए बोलूंगा तो इसमें कितना होगा, टी बी। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। अब सुनो यहां पर, क्या ये रॉड जो हो इक्विलिब्रियम में है? हाँ, अरे भाई ये लटका हुआ है भाई, हैंगिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, लटका हुआ है ये, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है सर, तुम्हें फाइंड करना है केबल ए में। अच्छा, ये टी ए तुम्हें फाइंड करना है। अच्छा, इसका मास अगर यूनिफॉर्म बार का मास कैपिटल एम दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा ये पूरा एल है तो L/2 पे क्या लगेगा, mg लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। आपके सिलेबस में इतना ही है। अगर आपसे पूछेगा कि mg कहाँ लगता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिक मारना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मासेज होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर जाता है, इसीलिए आपके सिलेबस में बस उतना ही है। तो यूनिफॉर्म मास है तो जो ग्रेविटी लगाता हूं मैं हमेशा कहां लगाता हूं, सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पूछेगा कहां लगता है ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास जहां लाई करेगा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगा। ठीक है सर, तो ये हुआ L/2, ये हुआ L/4, तो ये कितना हुआ बताओ जरा। ये पूरा L है, ये 3L/4, 3L/4। सबसे पहली इक्वेशन मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो TA प्लस TB इज इक्वल टू mg होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। दूसरा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, किसी भी पॉइंट के अबाउट में मैं टॉर्क को जीरो कर सकता हूं। मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको टीवी नहीं चाहिए। अगर मान लो आप ये वाला पॉइंट लोगे, सुना ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट में टॉर्क जीरो करते, तो इसके अबाउट में टॉर्क जीरो करोगे तो क्या टीए आएगा? नहीं, तो टीए ही तो फाइंड करना है, गायब हो जाएगा ये। इसके अबाउट में फाइंड करोगे
तो TA का भी टॉर्क आएगा और TB का भी टॉर्क आएगा, दोनों आ जाएंगे भैया। तो वहां से भी सोल्व होगा, क्योंकि एक वो इक्वेशन आएगा कि ये इक्वेशन आएगा। लेकिन अगर इसके अबाउट में फाइंड करोगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? इसके अबाउट में फाइंड करोगे तो TB का टॉर्क बताओ कितना होगा? 0, यहीं से पास कर रहा है। TA का कितना होगा? TA इंटू 3L/4, ये R और ये F, ये कितना है? 3L/4 इंटू TA। ठीक है, इसका टॉर्क किधर है बताओ? R क्रॉस F क्लॉकवाइज, हाँ, इंटू है R क्रॉस F, हाँ अंदर की ओर है क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक है। mg का भी टॉर्क आएगा यहां पे। एक बात बताओ, अगर ये L/2 है तो ये कितना होगा? L/2। इसका टॉर्क किधर आएगा? देखो, ये है R वेक्टर और ये F, R क्रॉस F, ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मतलब इसका अंदर था, इसका बाहर था, क्या बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये क्या वो होगा, ये क्या होगा? mg इंटू, हाँ सब कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे L और L कैंसिल हो गया, और यहाँ से TA की वैल्यू कितनी आई? ओके, तो कितना आया? 2mg/, और TB पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेना। पूछा क्या है? TA। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके, पढ़ता हूँ आगे। एनालॉगस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो इक्वेशन था वो था F नेट इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। और यहां से जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आता था वो था F नेट इज इक्वल टू a में। ये तब था जब बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी, बस ट्रांसलेट कर रही थी तब। तो मैं आपसे ये बोलूंगा भाई कि जब बॉडी रोटेट करती है ना तो टॉर्क की वजह से करती है। यहां F के जगह टॉर्क लिख दो, तो इसके एनालॉगस टॉर्क है, इज इक्वल टू, यहां लीनियर मोमेंटम था, यहां पे क्या लिख दो? एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय dt। F के कॉरस्पॉन्डिंग तुमने क्या लिखा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू, ओह सॉरी, I इंटू A की जगह क्या लिखोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये याद रखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप क्या देगा? टॉर्क देगा। ये है एंगुलर मोमेंटम और ये है टाइम। देखो यहां पे dy/dx का मतलब क्या होता था? स्लोप। यहां y के जगह L वेक्टर आया है और यहां पे t आया है, तो क्या तुमको मिलेगा? टॉर्क मिलेगा तुम्हें। तो अगर मैं L और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं और मान लो कोई ऐसी लाइन है, ठीक है, और ये दिया है 30 डिग्री एंगल, तो बताओ कि अगर ये किसी बॉडी का ग्राफ है तो इस पर टॉर्क कितना लग रहा है? मतलब कि क्या बोलोगे? tan 30 डिग्री, मतलब इतना उसका मैग्नीट्यूड हो। ये था पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ, अगर मान लो टॉर्क और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे, टॉर्क और टाइम के बीच में, ये क्या है? टॉर्क। तो ये तुम्हें मिलेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन क्या इसकी एरिया? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
कैसे याद रखोगे सर? ये इक्वेशन तो याद था, एल डी एल बाई डी टी मतलब स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो एल और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो तो टाउ नेट मिलेगा। डी टी को इस साइड लाओ तो ये टाउ डी टी हुआ, और इंटीग्रेट मार दो। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, याद है बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो टाउ और टी के बीच में अगर तुम इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो एरिया, और एरिया क्या मिलेगा? डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल वेक्टर, L1 से L2, तो कितना आएगा? L2 माइनस L1, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फोर्स और टाइम के बीच में यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते थे तो क्या मिलता था? फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते थे और एरिया निकालते थे तो क्या मिलता था? इंपल्स, और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिलता है, यहां फोर्स की जगह बस टॉर्क आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। ये एरिया A1 है और ये A2 है। यहां पे वेक्टर इन्वॉल्व हुआ है एंगुलर मोमेंटम, तो यहां से यहां तक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ऊपर की एरिया पॉजिटिव लेना और नीचे की एरिया निगेटिव लेना। ठीक है, नहीं एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है कहीं कहीं सेगमेंट में। ठीक है, पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, स्ट्रेस आने दो। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है फिजिक्स में। ठीक है, स्ट्रेस आएगा तो वहां चर्चा करूंगा एरिया वेक्टर का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चर्चा तो होगी ही। तो एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, और कहीं कहीं नहीं भी होती है, मतलब 9th-10th में पढ़ोगे तो वहां पे ये नहीं बताया जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वहां बोला जाएगा बस उसका मैग्नीट्यूड होता है। खैर, आप पहुंच चुके हो, 11th-12th पास कर चुके हो, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी पढ़ाऊंगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा तो। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, आज तक इसमें और इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इन सेगमेंट में, और जनरली आपको बुक में भी नहीं मिलेगा ये, जनरली हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंगुलर मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, टॉर्क पूछ रहा है तो गोल मत हो जाना, स्लोप निकाल देना, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क और टाइम के बीच में एरिया निकाल दोगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा वेक्टर। ये जो आई होगा वो आई कौन सा होगा? ये आई होगा अबाउट एक्सिस through which body is rotating, through which body is rotating। जिसके अबाउट में बॉडी घूम रहा है वो आई लिखिएगा यहां पर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करवाओ, मजा आ जाए, ध्यान से सुन। बहुत सुंदर क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, मजेदार क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। हाँ जी, नरनौल को जूम कीजिएगा, नरनौल को, नरनौल है, ओके। दरभंगा, हाँ जी, डीपीपी का क्या स्टेटस है वहां पे? अभी नहीं मिला, कुछ बोला गया है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर आज डीपीपी नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी तो कल कंफर्म मिलेगी, 100% मिलेगी, 200% मिलेगी। ठीक है, अभी तक नहीं मिला आपको? ठीक, ठीक। आप मुझे ये बता दो बस कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड क्या करना है इसमें। ठीक है, कट कर देंगे तो देखो भाई, यहां पे एक रॉड लटका हुआ है, रॉड है ये, सिलेंडर मत समझ लेना सर, सिलेंडर की तरह दिख रहा है, नहीं रॉड है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मास एम लेंथ एल। क्या बोल रहा है? टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द अदर स्ट्रिंग इज कट।
तुमने इसको कट कर दिया कैंची से, जैसे ही तुम इसको कट करोगे, जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर, तो होगा क्या क्या देखते हैं यहां पर। यहां पे ये लटका हुआ था, ध्यान से समझना, और ये रॉड है, रॉड ही की तरह बनाता हूं इसको, वो कट कर दिया तुमने, तो होगा क्या यहां पर, वो स्ट्रिंग गया। मैं बोलूंगा भाई मेरे इसी स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, और ये तो यहां पे रह जाएगा। रोटेट करेगा, राइट, यहां लिखा हुआ इमीडिएटली। अच्छा डाउट था। जैसे ही इसको तुमने काटा इधर वाले पार्ट को, तुरंत तो नहीं घूमेगा ना ये, उसी टाइम पे देखना इमीडिएटली, आगे नहीं देखना, आगे नहीं देखना है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द कट, इस वर्ड का यही मीनिंग होता है। क्लियर है? अच्छा डाउट था। अब देखो, तुमने कट किया तो ये तो लग ही रहा होगा, और यहां पे स्मॉल m इंटू जी भी लग रहा होगा, इसका मास है यहां पे। कितने डिस्टेंस पे लगेगा? L/2 पे लगेगा। लेंथ L ही दिया ना, हाँ L दिया, यहाँ स्मॉल L है, मैं कैपिटल L लिख दिया हूँ, ठीक है, इस कैपिटल L ही मान लो। तो चलो अब देखो होगा क्या, क्या ये रॉड घूम सकता है? हाँ घूम सकता है, इसके अबाउट में घूम सकता है ये। इसके अबाउट में इसका टॉर्क कितना होगा, और इसका टॉर्क कितना होगा? हाँ, तो अगर इस O के अबाउट में मैं बोलूंगा टॉर्क, तो बोलोगे mg इंटू L/2। किसी को कोई दिक्कत? ये R परपेंडिकुलर और ये F इधर घुमाएगा, R इधर है और F इधर है, ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, इसलिए ये नीचे आएगा इस टॉर्क की वजह से। अच्छा, ये जो भी टॉर्क होगा सर, वो I इंटू अल्फा के इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा टाउ नेट। तो नेट टॉर्क तो इतना ही लग रहा है बस, mg इंटू L/2। तो मैं बोलूंगा mg इंटू L/2 इज इक्वल टू I क्या लिखूंगा ये बताओ? जिसके अबाउट में रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट में रोटेट करेगा ये। तो हाँ बिल्कुल, तो इसके अबाउट में क्या होता है? mL²/3। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अल्फा क्या आएगा? सही बताना यार, मुझसे मत फाइंड करवाना। ये दोनों कैपिटल ले लिए हैं भाई, ठीक है, कहीं स्मॉल ले लिख दे रहा हूँ, कहीं पे स्मॉल। हाँ ठीक है, अब बताओ कितना आएगा ये? सबका यही आ रहा है, 3g/2l। डिफाइंड करो। अरे यार तुम लोग, m और m गया, एक l भी गया, 3g/2l, हाँ ये ठीक है। क्या अल्फा फाइंड करना है तुम्हें? नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अल्फा बताओ कितना होगा, तो ये होगा 3g/2l। अच्छा, तुम्हें फाइंड क्या करना है भाई मेरे? टेंशन फाइंड करना है। टेंशन तो गायब हो गया, अब क्या करें? अरे बाप रे बाप सर, इसके अबाउट में नेट टॉर्क 0 कर दीजिए। नेट टॉर्क 0 मत कर देना, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये घूम रहा है। क्या करें सर? ये T है और ये एक mg है, ये T है और ये mg है। क्या स्ट्रिंग का मास है? नहीं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर इस रॉड पे, सुनना, नीचे की ओर mg लग रहा है, नीचे की ओर mg, तो जो भी रॉड है उसका लीनियर एक्सेलरेशन जो नीचे है a, अगर मैं मान लूं और मैं बोलूं कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का निगेटिव है, तो मैं बोलूंगा ये जो t माइनस mg होगा इज इक्वल टू माइनस m इंटू ए होगा। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, लेकिन यहां पे क्रॉस क्वेश्चन में ये करूंगा कि ये जो रॉड है इसमें तो बहुत सारे पॉइंट मासेस है, ये वाला टी तो यहां पे लग रहा है, ये वाला mg तो इस पॉइंट पे लग रहा है,
तो ये कैसे लिख दोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। किसने बोला? बहुत अच्छा। इस रॉड पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं आप सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर सकते हो। तो इस रॉड पे ये टेंशन लग रहा है और यहां पे mg लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है, देखो यहां पे। तो इस सेंटर ऑफ मास के लिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं। तो मैं बोलूंगा इस पे t दिखा सकते हो, इसको mg दिखा सकते हो, और ये सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा। तो ये t माइनस एम जी, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव था, नीचे का निगेटिव था, इसलिए t माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू नीचे एक्सेलरेशन a होगा तो माइनस m है। क्या क्लियर है ये? हाँ सर, बहुत अच्छा। भाई ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जब तुम्हारा एम्स हुआ करता था तो t इज इक्वल टू एम जी माइनस ए मिल जाए तो बाराती लेके आ जा पटना में सर। क्यों? खैर, ए मिल जाए तो मजा है। ए क्या है भैया? लीनियर एक्सेलरेशन है। तुमने भाई साहब जो ए निकाला है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट में घूम रहा है तो ये क्या ऐसे घूमेगा? देख लो अच्छे से। अरे भैया ये पॉइंट फिक्स है ना यार, ये रोड ऐसे ही तो आ रहा है, तो ये पॉइंट ऐसे ही तो आएगा। तो यही तो एक्सेलरेशन ए थी। तो ये क्या होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, क्या मैं ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर लिख सकता हूं इस पॉइंट के लिए? हाँ। तो मैं बोलूंगा ए टी, यहां पे ये सब ए टी ही है भाई, ठीक है, इसको दूसरा कुछ मत समझ लेना। ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है? 3g/2l। आर कितना है बता दो? रेडियस l/2 है, l मत रख देना, इसके लिए लिख रहा हूं ये l/2 है, ये हुआ l/2। l और l कैंसिल हो गया, कितना आया? 3g/4l। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो बोल देना कि 3g/4l होगी। अब मुझे बताओ कि टेंशन क्या होगी। इस वैल्यू को रख दो यहां पे और बताओ कितना आ रहा आंसर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 3g/, देख लो भाई करके, बाकी लोग भी बताओ यार कितना आ रहा है। ठीक है, सुन लिया मैंने। और गाजीपुर से रुद्रा, ठीक, सबका आ रहा है mg/4। नहीं आएगा तो नहीं बोलना, ठीक है, mg/4। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। समझ में आया कौन सा इक्वेशन क्यों लग रहा है? समझ में आया? ओके, ठीक है। हाँ जी बताओ। कौन सा? ये वाला? आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इधर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना वो ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, सही बोल रहे हो आप, मुझे लग ही रहा था ये बोलोगे तुम। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। लग रहा है कि बहुत सारा लेंथ बाहर है। अगर ऐसे भी रहता, थोड़ा सा भी ज़्यादा दूर रहता तो समझ में आता कि चलो नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। हाँ जी, और बताओ। क्या चीज़? कौन सा? mg के लिए? किसके लिए mg के लिए? तो आर वेक्टर यही तो होगा, यही होगा ना आर वेक्टर। ओ के अबाउट में, आप ओ के अबाउट में सबसे पहले पहचानो कि रॉड किसके अबाउट में घूम रहा है। तो आप इसको छोड़ोगे तो ये ऐसे थोड़ी घूम जाएगा, इसको काटोगे तो ये तो रॉड ऐसे ही जाएगा, कॉमन सेंस है। तो इसके अबाउट में ही घूमेगा, इसलिए इसके अबाउट में टॉर्क लिखा है। अब mg यहां पे लोगे तो इसके अबाउट में लिख रहे हो तो आर वेक्टर तो यही होगा ना। तो आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर, आर क्रॉस एफ, ये ऐसे घुमाना चाहता है इसलिए रॉड ऐसे घूमेगा सर करके। ठीक है, पक्का?
हाँ जी। नहीं 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 नहीं, तब ये रॉड किसी एंगल पे आता और किसी एंगल पे फाइंड करना होता। नहीं, किसी एंगल पे अगर पूछता तो। हाँ, इमीडिएटली हट गया तो एंगल बताओगे ना यार। मान लो इमीडिएटली वहां पे नहीं दिया होता, राइट। सुनना, तो ये तो कहीं भी आ जाएगा ना, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ भी आ सकता है, तो पोजीशन देता है एंगल थीटा कि किस पोजीशन पे फाइंड करना है आपको टी। हाँ, वो नहीं है। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, वो नहीं बता रहा हूँ, ये एंगल वाला। एंगल वाला बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पढ़ाता तो हूँ मैं वैसे, क्योंकि मैंने बताया ही था कि मेरा जो कैरियर था वो जेई एडवांस से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, बताओ। फाइंड करना पड़ता, मुझे भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर इमीडिएटली नहीं होता तो इसके अबाउट में एसएचएम करता कि नहीं, राइट। ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ू आगे, ये क्वेश्चन आप बनाओ भाई। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो पता है मेरे को एक तो और ही डाउट आ जाएगा इसमें। कोशिश करो, कोशिश करो, दिमाग की नसें खोलो। आंसर देना इज नॉट द मोटिव। सीख जाओगे, समझदार बन जाओगे, कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे। कोशिश करो कम से कम। बलिया को जूम कीजिए। बाकी कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। बच्चे नहीं दिख रहे बलिया में, अच्छा 2 लोग हैं। छोड़ देता हूँ यार, मासूम बच्चे। और कहाँ से पूछूं, धनबाद। धनबाद में है कोई? जयकांत जी, धनबाद। जौनपुर। जौनपुर, धनबाद में हो? आप मुझे ये बताओ कि ये जो ए वाला एंड है ना, वो फ्री है यहाँ पे? हिंज्ड है, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक। किसी का आंसर आया? बस अरे, रुको रुको। ठीक है, सुनता हूँ, डी आ रहा है, और किसी का कोई आंसर? आनंद, आपका जी वाई एल आ रहा है? ठीक, देखते हैं। मैंने बोला है कि अगर मैं इसको कट करूंगा तो तुम्हें इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, अल्फा। तो अगर तुमने इसको कट कर दिया तो यहां पे ये हिंज्ड है भैया, तो रॉड जो है वो इसके अबाउट में घूमना शुरू हो जाएगा। इनिशियल पूछा है, मतलब इमीडिएटली। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे लगेगा mg। हिंज भी कोई ना कोई फोर्स देगा, लेकिन इसके अबाउट में टॉर्क जीरो करोगे अगर, तो हिंज यहां का जो भी फोर्स लगा रहा होगा उसकी टॉर्क कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मैं आपसे यहां बोलूंगा कि इसका टॉर्क कितना होगा? mg इंटू एल बाई टू। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इसके अबाउट में घूम रहा है, मतलब कि एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा बताओ कितना आएगा?
3g/12। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, पर यहाँ हिंज कर दिया गया था। थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूँ, ठीक है? आपके सिलेबस में तो नहीं है, पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि 2-3 बच्चे बोले कि सर इसके बाद ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? तो हिंज वाला केस बता देता हूँ तुमको, सुनो थोड़ा सा। सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बता रहा हूँ बस, इसके डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, भूल जाना इसको। देखो दोस्त, यहां पे ये हिंज था, ठीक है? और ये रॉड था, ऐसे करके। जब ये रॉड किसी पोजीशन पर आ जाएगी, यहां पर ऐसे एंगल थीटा पे, तब सुनो क्या क्या होगा। बस इतना बता रहा हूं, होगा क्या। रॉड का हर एक पॉइंट इसके अबाउट में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। इसका सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसके अबाउट में? इसके अबाउट में। ठीक है सर? तो ये जो रॉड है ना, ये रॉड यहां पे हिंज्ड है। ऑफ कोर्स अगर मैं सेंटर ऑफ मास को यहां पर देखूंगा तो इसकी कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, AT। ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास पे यहां पे mg लग रहा था, mg यहां पे, यहां पर, ठीक है? तो ये जो AT आएगा mg के वजह से, यहां जो mg लग रहा था, तो AT आएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है? ये AT आ गया सर। अच्छा, अगर ये AT आ गया मेरे बच्चे, तो जरा ये बताओ कि यहां पे जो लग रहा होगा फोर्स, वो क्या लग रहा होगा? m×g, अगर इसका मास m है तो, ठीक। मुझे नहीं पता कि ये एंगल कितना होगा, फाइंड कर लोगे आप, ये थीटा तो ये फाइंड कर लोगे, लेकिन अभी मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। तो सुनो, ये इसको मैं मान लेता हूं मैं बस कि ये थीटा डैश है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा डैश आएगा। एक कंपोनेंट किधर आएगा? mg sin थीटा डैश आएगा। अब सुनो भाई मेरे, ये क्या हुआ? क्या ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है? बोलो हाँ। हाँ कर रहा है यार। ये सर्कुलर मोशन इसके अबाउट में कर रहा है, तो कोई एजेंट होना चाहिए जो नेट फोर्स किधर दे? अंदर की ओर। क्या कोई नेट फोर्स अंदर की ओर है? ये मत बोलना अंदर की तरफ, नहीं तो आज हम छत से कूद जाएंगे, सही बता रहे हैं। ये अंदर नहीं है भाई, ये सेंटर है, ये बाहर है। तो ससुरा ये घूम कैसे रहा है फिर? हिंज बोलेगा जब तक हम जिंदा है तब तक चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हिंज यहां पर क्या बोलेगा ना, हम अपने दो कंपोनेंट फैला लेंगे, NX और NY। जैसे ही ये फैलाया तो इधर नेट फोर्स आ जाएगा NX माइनस mg साइन थीटा डैश। ये तुम्हें अब देगा क्या? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? तो ये थोड़ी बहुत इस एंगल पे कहानी थी, ये सिलेबस में आपके नहीं है। बहुत उत्सुकता हो रही थी क्या क्या होगा, अभी और भी बहुत सारी भयानक चीजें होंगी इसमें, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो टाइम कम है यार, क्यों ही पढ़ाऊं उसको, छोड़ता हूं उसको, ठीक। चलो आ जाओ आगे। उफ। पढ़ो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्व करोगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर कैसा है? सॉलिड की हैलो? हॉलो है कि सॉलिड है ये? सॉलिड है। हाँ बता चुका हूं, नहीं दिया हो तो हमेशा सॉलिड मान लेना। हॉलो के लिए बोलेगा। अरे आवाज सुन के ना मजा आ जाता है यार,
मैं इंतजार करता हूँ कब बोलेगा वो बच्चा। अच्छी आवाज है यार, मतलब एक आवाज से अगर हंसी आ जाए, वाह। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो पढ़ लिए होगे, ठीक है? हाँ। क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है? हाँ या नहीं, सोच के बताओ। हाँ आइडियल है इसलिए सेम होगा। आइडियल तो है ही स्ट्रिंग, ये पूछ रहा हूँ, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये बताओ बस। हाँ अलग अलग है, सही बात है। तुमको मैं ऐसे करके लपेट दूं पूरा और लेके ऐसे पकड़ के खींचूं, तो मेरे हाथ में जो स्ट्रिंग अलग है और तुमको लपेट दिया वो अलग है, राइट? तो आंसर क्यों चेंज किए भाई? यहां साफ साफ लिखा हुआ है टू आइडियल स्ट्रिंग्स रैप्ड अराउंड सिमेट्रिकली। ये है ना भैया, ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये सिलेंडर है, यहां पे तुमने रैपिंग की ऐसे करके और दोनों साइड से बांध दिया। समझ पा रहे हो? एक रॉड लो, ऐसे ऐसे रैप कर दिए तुम, एक इधर निकाल, कैसा? हाँ कॉइलिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ऐसे ऐसे घुमा दिया इसमें और दोनों साइड से लटका दिया। ये सेम स्ट्रिंग है, तो क्या टेंशन सेम जनरेट होगा? हाँ ठीक है, ओके। आगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कितना होगा, मतलब कि ये मूव कर रहा है, और ऑफ कोर्स मूव करेगा यार, कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी को लपेट के ऐसे यहां पकड़ लो तो अनरोलिंग होगी ना ये। अरे यार जो लपेटे हो वैसे लटकाओगे तो खुलेगा ना, तो खुल के नीचे जाएगा। तो जब वो खुल के नीचे जाएगा तो ये सिलेंडर क्या इसके अबाउट में रोटेट करते हुए नीचे जाएगा? देखो, इमेजिन करो, यही है तुम्हारा सिलेंडर, ऐसे ऐसे घूम के घूमते 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 अनरोल्ड होगा ये, तो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब, इसका सेंटर ऑफ मास अगर तुम देखोगे तो इस पे लगेगा m/g, मास 6 kg दिया है, बाद में रख लेंगे, बाद में रख लेंगे, m/g। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा mg - 2t इज इक्वल टू m इंटू टेंजेंशियल एसलरेशन at, मतलब नीलियन एसलरेशन जो भी है at। यही फाइंड करना है भाई मेरे। डी मिल जाए तो मजा आ जाए, खतरनाक। अब क्या करें? टी मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि यहां से क्या होगा, ये mg - 2t डिवाइडेड बाई m कर दोगे तो तुम्हारे पास यहां पर a आ जाएगा। अब बताओ क्या करूं इसमें, कुछ आ रहा है दिमाग में? ये तो हुआ पहला इक्वेशन, यही तुम्हें फाइंड करना ए, लेकिन उसके लिए टी चाहिए हमको। टी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। आराम से सोचो क्या कर सकता हूँ, और सोच के बताओ भाई, तो सोचो दिमाग लगाओ और क्या कर सकते हैं। मैंने ट्रांसलेशनल का तो इक्वेशन लगा दिया, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू ए में, और क्या कर सकता हूँ इस पर? हाँ, अब छोड़ दिए तो एसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, छोड़ दिए। 2t इज इक्वल टू, जब एम जी हो तो एसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 0 आएगा ना। हाँ तो वो कंडीशन तो पूछ ही नहीं रहा है यार, देख लो ना। नॉर्मल। सोचो भाई सोचो, आराम से सोचो, और क्या कर किया जा सकता है यहाँ पे?
इधर से हाँ, ये एंड ही है भाई, ये एंड ही है, ठीक है। ये मिसलीडिंग डायग्राम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट ये एंड ही है। अगर ये लेंस तुमको कभी नहीं दिए हो ना, तो इसको मान ही लेना भैया कि एंड से कनेक्टेड, ये एंड ही है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को नेग्लेक्ट कर दो, ये पूरा लेंथ है ये। आगे बताइए। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इक्विलिब्रियम में कहा है ये? हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहा है दोस्त। ये अनरैपिंग हो रही है, अनरैपिंग हो रही है ये। तो जब ये मूव कर रहा है उसके दौरान में आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये घूमते घूमते नीचे आ रहा है। अब सुनो जरा, बहुत खूबसूरत सी चीज है यहाँ पर। मैं तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख के सॉल्व करवा दूं, लेकिन फिर इसका फील नहीं ले पाओगे। अब सुनो जरा, ये है तुम्हारे पास ये वाला, मान लो एक्सिस, तो जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ होगी, ठीक है सर, ये वाली एक्सिस। तो अगर इसका टॉर्क देखोगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ। इसका, इस वाले टी का क्लॉकवाइज आएगा, बिल्कुल हाँ। इसका किधर आएगा? नहीं, देखो निकाल के बताओ। एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक। और इसका कितना आएगा? जीरो, इसका जीरो। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बोलो हाँ। और इसके अबाउट में टॉर्क कितना आ रहा है? जीरो। नेट टॉर्क जीरो कैसे आ रहा है? क्योंकि इस एक्सिस के लॉन्ग में नेट टॉर्क जीरो होना भी चाहिए। क्या रॉड इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है? नहीं, यही क्लियरेंस मुझे देनी थी बस। रॉड इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट में, ये वाली एक्सिस। ये है ये वाली एक्सिस, और ये टी है और ये टी है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग में तुमको देखना है। तो बस मुझे इतना सोच के बता दो, और डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये वाली एक्सिस देखनी है, इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग में क्या ये दोनों दोनों टॉर्क हैं, दोनों का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये वाला एक्सिस। आराम से सोचो, सोचोगे तुम्हें, नहीं तो फंस जाओगे हमेशा। ये वाला एक्सिस देखना, ये वाला। नहीं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, कोशिश करो, वही तो मैं करवाना चाहता हूं। नहीं तो फिर रटने को बोलूंगा। देखो, मैं जब ये वाला एक्सिस दिखाया था ना आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो आर वेक्टर क्या था? ये था ना, और फोर्स ये था। तो आपने बताया कि आर क्रॉस एफ इधर आएगा इसका, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट में क्या होगा? आर वेक्टर ये होगा, एफ ये होगा, ये होगा, बोलो हाँ। तो ये दूसरे को कैंसिल कर देगा, फोर्सेस भी इक्वल हैं और डिस्टेंस भी इक्वल है, और एमजी का टॉर्क जीरो, जो कि होना भी चाहिए था। इसके अबाउट में रॉड रोटेट नहीं कर रहा। अब मैं इस एक्सिस के लॉन्ग में पूछ रहा हूँ, ये वाला एक्सिस जिसके अबाउट में रोटेट कर रहा है। बस इतना बता दो यार सोच के अच्छे से, कि इन दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। नहीं तो मैं रटवाऊंगा फिर, क्या कर सकता हूँ जब इमेजिन नहीं करोगे तो? फिर बोलूंगा रटो। सोचना तो तुम्हें ही है ना। ये वाली एक्सिस, सोचो सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको सोचने को। कुछ भी मत बोलना, फिर पूछूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये टी और ये टी, बिल्कुल। कैसे? हाँ बताओ ना, जो भी आया बताओ।
बोलते जाओ बोलते जाओ। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, एक बार और रिपीट करना जो आपने बोला। हम्म। हाँ बिल्कुल, मतलब ये नीचे जाएगा पूरा, राइट। हाँ ठीक है। ठीक। आप सोच सही रहे हो। ठीक है, मतलब जो रिलेट किया है ना वो सही किया है आपने। चलो, कोई बच्चा है जो सोच पा रहा है नेट टॉर्क के बारे में? नहीं सोच पा रहा है तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, उसको ऐसे समझ लेना कि अगर ये वाली एक्सिस देखोगे, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस जो है, इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट में कितना होगा? इसके अबाउट में 0 होगा। तो बाकी कौन कौन से बचे? टी और टी बचा। और प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हो ये घूम के नीचे जाता है, तो यही दोनों टॉर्क दे रहे होंगे, दोनों मिलके, और दोनों सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं, ऐसे याद रखना। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये जो होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये पता है क्या हमें? नहीं, पूरा लेंथ तो पता नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप इस क्रॉस सेक्शन को देखोगे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही वाला पूरा ऐसे रैप किया हुआ है, ठीक है, और ये इंड से बंधा हुआ है, ताकि ये मिसलीडिंग ना लगे, तो मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है ना ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ये वाला। ठीक। ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, देखो ये वाला लपेटा हुआ ऐसे सिलेंडर है तुम्हारे पास, ऐसे। ठीक। और यहां पे ऐसे टी लग रहा है, ये टी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अब किधर घूम रहा होगा ये नहीं बताऊंगा, ये वाला गोला जो है या तो ऐसे घूम रहा होगा या तो ऐसे घूम रहा होगा। बट इस गोले को घुमा कौन रहा है? ये तो घुमा नहीं रहा है एमजी, तो घुमा कौन रहा है? टी और टी। मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं ले लिया तुम लोगों के लिए? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। आप, मैंने बोला आप लोगों के लिए, मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं ले लिया। चलो यार सुनो, इसको सोच के आना, ठीक है। मुझे बस इतना बता देना, इतना, ये करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। इतना मुझे बता देना कि ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट में कौन घुमा रहा है इसको, और कैसे घुमा रहा है इसको। ठीक है, चलो ये सोच के आना, इसको मैं टच कल करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि अभी आप सोच नहीं पा रहे होगे क्योंकि क्लास के बीच में हो। होता है ना कि एग्जाम के बीच में होते हैं तो नहीं बनता है, घर आते हैं तो बन जाता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना ही है। हाँ बोलो रुद्रा, बोलो। हम्म। अब ये सही बोल रहे हो आप, टेंशन नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, फिर मैं आपसे ये बोलूंगा, सुनना ध्यान से। ये मैंने डायग्राम सही बनाया? ठीक है। तो इसके अबाउट में से कौन घुमा रहा है? टेंशन। यही बोल रहे हो, तो मैंने तो ये वाला पॉइंट लिया है, तो फिर तो mg का भी टॉर्क आएगा इसके अबाउट में। बताओ भाई। पूरे रॉड को? नहीं, अभी मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट से कैसे डिनोट कर दोगे आप? पॉइंट की रोटेशन थोड़ी होती है। हाँ जी बताओ, बोलिए, बोलो बोलो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो, देखो मैं बना देता हूँ। आप ये बोल रहे हो कि ये टेंशन इधर है, ठीक है, और एक इधर से निकलेगा ऐसे,
ठीक है, और एक ये टी लगेगा। यही बोल रहे हो ना? ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि ये ठीक है, ये टॉर्क देके घुमा रहा होगा, राइट? बोलो हाँ। तो इसका टॉर्क किधर आएगा? किधर घुमाएगा? ऐसे? ये और ये कैसे घुमाएगा? दोनों का टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये तो रुक जाएगा। डायरेक्शन अलग है ना, अपोजिट। ये तो रुक जाएगा, तो अनरोलिंग होनी नहीं चाहिए। ओ भाई, सोच के बताना भाई। हाँ बोलो 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 बोलो। चलो, नहीं सोच पा रहे, सोच के आना, नहीं तो मैं तो कल बताऊंगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ना, देखो, नीट के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सोचना टफ है। जब मैं क्लास 11th में था ना, सुनना ध्यान से, 11th में, और जब जेई एडवांस की मतलब आईटी की तैयारी कर रहा था, यही डाउट आया था मुझे। जनरली तुम किसी भी बुक में देखोगे ना, और कहीं भी सोल्यूशन देखोगे, तो डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख देते हैं। ये फील ही नहीं दिलाते भाई ये घूम कैसे रहा है ये। तो मेरे टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैं उनका 1 घंटा खाया था। इधर 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 उधर 1 घंटा खा गया था मैं उनका। तो आप भी सोच के आइएगा। हाँ जी, बोल लो एक बार, लास्ट बार बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ। बोलो बोलो। हम्म। हम्म। नेक्स्ट सेगमेंट मत खोलिए, ठीक है? नहीं तो बच्चे लोग फिर क्लास और छोड़ के भाग जाएंगे फिर। अगर मैं वो सेगमेंट टच करूंगा ना, तो और भाग जाएंगे फिर, क्या सर क्या कर रहे हो ये। इसके बारे में कुछ और कहना है? चलो, देख लो भाई। क्या चीज? नहीं नहीं, पढ़ के नहीं आना होगा, बस सोचना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है भाई इसमें। इमेजिनेशन, बस इमेजिन कितना कर पाते हो, बस वही है इसमें। जितना पढ़ा है उसी से बनेगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा इससे। अगर ये एक पार्ट सॉल्व कर लोगे, ये तो सॉल्व ही करवा दूंगा, इसमें क्या इक्वेशन लगाना है भाई। ये बस इमेजिन करवाना था मुझे, जो कि नहीं कर पा रहे हो। एक बार बस सोच के आना, ताकि कल जब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ ना, तो आप समझ पाओ, इमेजिन कर पाओ। नहीं तो लास्ट में तो रट्टाफिकेशन करवा ही दूंगा। इसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, और ये 3 पार्ट थे इसके। बेसिकली दिस वाज अ पैसेज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं छे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? होमवर्क करके आना भाई, सोच के आना। आप लोग के भरोसे में दिया हूं, कल पूछूंगा सबसे। सामने बैठे होते भैया तो चॉकलेट भी अच्छा खिलाए होते, क्योंकि बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा चॉकलेट क्या होता है? 1 रुपए वाला क्लियर्स। नहीं नहीं, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है? वी शुड रेस्पेक्ट एवरी कंट्री। खैर, आ जाओ। मान लो इसके अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से, ध्यान से सुनना। ये बॉडी इसके अबाउट में घूम रही है, प्रोवाइडेड दैट ये इसके अबाउट में बस घूम रही है, मतलब कि प्योर रोटेशन हो रहा है यहां पे। तो मैं बोलूंगा इस बॉडी के पास एक एनर्जी होती है, जिसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो लिखा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वो कितनी होती है? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से ये घूम रहा है, और ये आई क्या है? आई है जिस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, एक्सिस अबाउट विच इट इज रोटेटिंग। इसी के अबाउट में आई लिखना, जिसके अबाउट में घूम रहा है ये।
और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अगर भैया ये सेम बॉडी है मान लो, और मैंने एक्सिस को फिक्स कर दी, फिक्स्ड एक्सिस, और इसके अबाउट में ओमेगा से ये घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा ये जो भी बॉडी है, देखो पॉइंट मास तो है नहीं, ये है आपके पास एक रिजिड बॉडी, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में होगा वो कितना होता है बताओ? आई इंटू ओमेगा वेक्टर। अरे सब पहले ही बार पढ़ दे हो क्या रोटेशन? बताओ, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे घूम रहा है ऊपर की ओर, हाँ ऊपर की ओर, ये इधर नहीं, ऊपर की ओर, ये आउट ऑफ द प्लेन। ये डायरेक्शन ऊपर जाए कि नहीं ये तो नहीं पता, हम जरूर ऊपर जाएंगे, एडमिट एडमिट हो लेंगे भले, बढ़िया बैच वोच खत्म करके पहले एडमिट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक करवा जाएंगे। क्या? हाँ, ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन बता रहा हूं, ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओमेगा वेक्टर इधर है तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? वही एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? पक्का? चलो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये हमारे पास एक इक्वेशन था, dl वेक्टर बाई dt। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे कि टाउ एक्सटर्नल 0 है, मतलब अगर किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अलोंग में 0 है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, अगर ये 0 है तो dl वेक्टर कांस्टेंट, मतलब L2 वेक्टर इज इक्वल टू L1 वेक्टर, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल के इक्वल होगा, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट में आप नेट टॉर्क 0 कर रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी तो पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। एम आर क्रॉस वी, तो आर वेक्टर कैसे लिखते थे? किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो यहां पे क्या होगा, एल वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। वो पॉइंट ले लो या फिर मान लो उस पॉइंट से कोई एक्सिस पास कर रही हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए? बस नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं इस पे करवा रहा हूं, उसके बाद आपको दूंगा मैं बनाने को। पहला क्वेश्चन ये है, पढ़ो इसको आराम से। ठीक है, क्या यहां पे कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगाया गया है? बताओ।
अगर मैं दोनों डिस्क को सिस्टम मान लूं तो क्या कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क है? नहीं है। ये क्लियर है सारे बच्चों को? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। यहां कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया, बिल्कुल ठीक। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक डिस्क जो है वो पहले रोटेट कर रही थी, ठीक, ऑफ मास एंड रेडियस आर, ऑफ मास एंड रेडियस आर, ठीक है, ऑफ मास एम होगा यहां पर, इज रोटेटिंग इन हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो ये है तुम्हारे पास डिस्क, इसका सेंटर और ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? आई इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। रिजिड बॉडी के लिए आई इंटू ओमेगा होता है, तो आई इसके अबाउट में इंटू ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। फाइनली देखते हैं क्या हो रहा होगा। एक बात बताओ, बोल क्या रहा है ना कि इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन मतलब रेडियस सेम होगा बट मास अलग है, उसका मास m/4 है, मैंने इसके ऊपर रख दिया, इज प्लेस जेंटली। जेंटली का मतलब होता है ना कि कोई फोर्स वोर्स नहीं लगाया भाई, एकदम हल्के से रख दिया, लगेगा रियल लाइफ में बट एकदम हल्के से रख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, कोएक्सियली मतलब ये होता है कि मान लो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये सेंटर, ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग में रख दिया। कभी जंजीर खाए हो? जंजीर समझते हो क्या होता है? जंजीर, जंजीर, अरे अंजीर, 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 अरे sorry, अरे अंजीर भाई, अंजीर, 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 अंजीर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, अंजीर बोलते हैं। मार्केट में खरीदने जाओगे ना तो होता क्या है कि हाँ, लेयर बाय लेयर एक थ्रेड के अंदर में चिपकाया होता है, वो खुला में नहीं, 40 रुपए का खुला पैक करके दे दीजिए, अच्छा सा, मतलब पैकेट वैकेट लोगे तो। अंजीर, अंजीर, जंजीर नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जंजीर तो एक गेम हुआ करता था बचपन में, खैर हाँ, गेम हुआ करता था, क्या ही याद आ रहा मुझे। तो अंजीर खाया ना, तो एक थ्रेड के अंदर में ना ऐसे गोला गोला ऐसे ऐसे करके लेयर बाय लेयर रखा होता है। उस एक्सिस के अलॉन्ग में जब लेयर बाय लेयर गोला गोला रखोगे ना अंजीर, तो उसी को बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन। तो अगर ये डिस्क है ना, अरे यार चलो, ये डिस्क है ना और ये एक्सिस है, तो इसी के ऊपर सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते हुए मैंने डिस्क को इसमें चिपका दिया, इसमें, ठीक है। अगर तुम इसको डिस्क के यहां पे चिपका दिए तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास इनिशियल डिस्क था वो सेम ओमेगा से घूमेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब एक और मास आ गया। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि स्लिपिंग हो रही है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि स्लिपिंग हो रही है, तो मान लेना कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही है, जब दोनों एक दूसरे से चपके हुए हैं और स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों के बीच में, मान लो एक ओमेगा से घूमता और एक ओमेगा/2 से घूमता, दोनों में स्लिपिंग होती? हाँ, एक ओमेगा से घूम रहा है और एक ओमेगा/2 से घूम रहा है, तो स्लिपिंग होगी ना। तो दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। तो पहला जो डिस्क था उसका मास m था, तो उसका I इंटू ओमेगा, तो वो ओमेगा डैश हो चुका। दूसरा वाला मास कितना था? m/4। रेडियस कितना था? सेम डायमेंशन, मतलब r²/2, वो भी कितना होगा? ओमेगा डैश होगा। नो एक्सटर्नल टॉर्क, Li इज इक्वल टू एफ कर दो और बताओ मुझे कि ओमेगा डैश कितना आ रहा है फटाक से, वही पूछा है तुमसे। न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा। सही बताना भाई, मुझे फाइंड ना करना पड़े। Li इज इक्वल टू LF, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिस्टम का।
बाकी सब कहाँ रहा है 4 ओमेगा/5, देखो एक बार। किसी का 3/5 भी आ रहा है, 3/5। चलो तो ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो कंजर्व्ड होगा कब? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। मतलब बेसिकली उसमें तुमने किया क्या, इनिशियल आई ओमेगा और फाइनल आई ओमेगा। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आई इंटू ओमेगा तुमने कांस्टेंट किया। तभी तो I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2, एल आई जी को एल एफ किया तुमने, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे, ओमेगा क्या करेगा, घटेगा। देख लो, सही है ये? ठीक। अब सुनो जरा, आई को तुमने बढ़ाया तो ओमेगा घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने बढ़ाया तो ओमेगा घटेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो ये एक्सिस है तुम्हारे पास और यहां मैं खड़ा हो जाऊं नाचने के लिए, अट सर गजब, मेरे जैसा लग रहा है ये? अरे हाँ, ज्यादा पतला लग, अच्छा हाथ भी तो होना चाहिए। और हाँ, डोले सोले तो इतने हैं कि जब जैकेट उतारूंगा तो समझ में आएगा। टी शर्ट में वैसे बहुत पता, हाँ बाल बाल। और अच्छा अच्छा, हाँ भाई, बट बहुत अच्छा। अब देखो मैंने क्या किया ना, सुनो सुनो, ये पैर है ऐसे, ये जो एक्सिस है ये वाली, इसके अलोंग में घूमना चाहता हूं मैं, देखो ऐसे हूं मैं, ऐसे। ऑफलाइन क्लास होती ना तो इस एक्सपेरिमेंट में मजा आ जाता है भाई, खतरनाक। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैं जनरली चेयर के साथ बताता हूँ तो मजा आता है। मान लो तुम ऐसे खड़े हो, चेयर पे बैठूंगा तो नहीं दिखोगे, वो हाइट नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे, और मेरे को किसी ने रोटेट कर दिया और छोड़ दिया, ठीक। तो ऐसे अगर मैं घूम रहा हूँ ना पूरा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो मेरी कुछ ओमेगा है इस एक्सिस के अलोंग में, क्योंकि एक्सिस के इधर मास है। तो एक बात बताओ, ऐसे मेरे पास ओमेगा, ऐसे 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 किया हूं मैं, ठीक है, ऐसे ओमेगा, ध्यान से देखना, ऐसे 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 घूम रहा हूं मैं, ऐसे। मैंने जैसे ही ऐसे किया तो इस एक्सिस के अलोंग में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी? बताओ, बोलो हाँ कि नहीं, बढ़ गई ना। ये मास जो यहां पे था, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होते हुए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था आई में, अब वो करेगा क्योंकि आई से वो दूर है। तो होता क्या है ना कि मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं ऐसे तेजी से और ऐसे कर दिया तो अचानक से मैं धीरे हो जाऊंगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हुआ क्या, इसको बढ़ाने से होता क्या है, आई बढ़ जाता है तो ओमेगा घट जाता है। तो कभी अगर रोटेटिंग कुर्सी होगा ना, पीडब्ल्यू का कुर्सी मत यूज कीजिएगा बाहर जाके, ठीक है, रोटेटिंग वही मिलता है। हाँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, सर एक्सपेरिमेंट करवाए थे वो तो नहीं कर पाए, बट उनका सपना हम पूरा करेंगे, ये मत करना। तो रोटेटिंग कुर्सी है ना, अगर मान लो घर पे होगी तो बैठना उस पर, ठीक है, और बोलना मम्मी को घुमा के छोड़ दे। तो घूम रहा होगा ना, मान लो तुम ऐसे बैठे हो, अपने हाथ को ऐसे फैला देना, मजा आ जाएगा तुमको। अचानक से ना ये धीमे हो जाएगा और तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, जो हाथ है ना उसको ऐसे कर देना, फिर तेज हो जाएगा। देख लेना करके भाई, ये मैं ऑफलाइन में जब 8-9 महीने पढ़ाया था करके दिखाया था मैं, मजा आ जाता उसमें। अच्छा देखते हैं, ठीक है, मजा आता है उसमें, ठीक। अब होगा क्या ना, ऐसे करोगे तो अपने आप जो कुर्सी घूम रही है, जो भी चेयर है, वो धीरे हो जाएगा। तुम कुछ नहीं करो, घुमाने को मत बोलो, इसको ऐसे कर लो बस, ये फिर तेज हो जाएगा, फिर ऐसे कर लेना,
धीरे धीरे हो जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम चेंज कर रहे हो, तो ओमेगा चेंज हो रहा है। बेसिकली इस तरीके से जो नाचता है ना, जो मैं नाच के दिखा रहा था, वो होता है बैलेट डांसर। थोड़ा बहुत जानते होगे, देखोगे एक पैर पे घूमती है ऐसे ऐसे करके। तो जब वो एक पैर पे घूमती है ना, सुनना एक बात, तो उसके हाथों को देखना, हाथों को तुमने नहीं देखा होगा, वो हाथ को ऐसे करके रखती है। और जब ऐसे घूमती है तो क्या होता है, पहले घूम जाती है वो, तो बहुत तेजी से घूमती है, फिर वो देखना वो हाथ को ऐसे कर देती है, ऐसे ऐसे करके घूमती है, ऐसे ऐसे करके। तो उसका जो ओमेगा है वो घट जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने बढ़ा दिया। तो कभी अपने स्पीड को कम करती है, कभी ज्यादा करती है, कम करती है ज्यादा करती है, उसी को बोलते हैं बैलेट डांसर। तो बैलेट डांसर जो है ना, वो इसी चीज को यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ऐसी बात। हाँ, एक और कुछ होता है, उसको बोलते हैं जिम्नास्ट, वो मैं यहां नहीं बता पाऊंगा। जिम्नास्ट जो होते हैं ना, इसकी वीडियो देखना जाके, जिम्नास्ट क्या करते हैं, ये भी मजेदार चीज है। वो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, रोटेशन की। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा क्या कि बताओ बैलेट डांसर और जिम्नास्ट फिजिक्स के कौन से लॉ को यूज करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हैं। वो आई बढ़ाते घटाते हैं तो ओमेगा घटता बढ़ते रहता है। कुर्सी पे घूमोगे, ऐसे बैठे रहोगे, तो एक फिक्स तुम्हारी आई है, जैसे ही हाथ फैलाओगे आई बढ़ जाएगा। इसके ऐसे घूम रहा है ना तुम्हारा कुर्सी, कुर्सी फिक्स है, तो तुमने आई बढ़ा दिया तो कुर्सी घूमना ही कम हो जाएगी। उसी में फिर ऐसे कर लेना, फिर बहुत तेजी से घूमेगा, मजा आ जाता है भाई। आया समझ में? ओके, चलो। थोड़ा सा अगर ये कैमरा नीचे होता ना यार मेरे स्टूडियो का, तो मैं यहाँ करके दिखा देता, बट कोई बात नहीं। कहाँ डाल देंगे भाई? अच्छा, वहां पे बैच में देखते हैं यार, देखते हैं एक बार, देखते हैं, ठीक है, चलो। A ballet dancer spins with 2.8 revolution per second with her arms outstretched. When the moment of inertia about the same axis becomes 0.7 I, तो the new rate of spin क्या होगा घूमने का? यहां कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? नहीं। देखो, तो मैं बोलूंगा कि इनिशियल कुछ इसका आई होगा, तो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 2.8। इसको चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया है। फाइनल उसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दिया, तो अब मान लो ओमेगा डैश हो गया। यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? आई और आई गया और ये और वो 4 हुआ, तो 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और ये बढ़नी भी चाहिए थी भाई, पहले आई था, तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, ये कम करोगे तो ओमेगा बढ़ेगा, तो 2.8 से तो ग्रेटर होगा, सारे हैं ठीक है, तो बढ़ना भी चाहिए था। ये आया समझ में? ओके ठीक। अब देखो बदमाश बच्चे की कहानी, यही करता है बदमाश बच्चा। पढ़ो इस क्वेश्चन को। पता नहीं तुम किए हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत बदमाश बच्चा था बचपन में। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। पढ़ लिए क्वेश्चन। मम्मी पार्क में ले जाती थी और एक गोला झुलाने गोला घूमने वाला झूला होता था। मम्मी बोलती थी बेटा पकड़ के रखना है ऐसे करके बीच में, नहीं तो गिर जाओगे। और हम क्या, तो छोटे बच्चे थे, ऐसे कर लेते थे। वही है क्वेश्चन। देखो, चाइल्ड को रखा गया है सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म पे विथ फोल्डेड हैंड्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के है। अब चाइल्ड ने क्या किया, फैला लिया भैया अपने आर्म्स को, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, डबल हो गई। तो बताना काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या होगा। एक बात बताओ, जब भी ये फोल्डेड हैंड था तो मान लेते हैं उस समय ओमेगा होगा। अगर इसको फैला लिया ये अपने हाथों को, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चेंज होगी? हाँ, चेंज करके क्या क्वेश्चन में दिया है, डबल हो गई, तो अब 2i हो गई।
तो यहाँ पे कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिख रहा हमको, देख लो। ठीक है, तो बोलूंगा इनिशियल आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा 2i इंटू ओमेगा डैश। आई तुमने चेंज कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी। हाँ, तो आई और आई कैंसिल हो गया तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 हो गया। हाँ, बट ओमेगा के बारे में नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा। एक बात बताओ, अगर सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है, देखो रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, तो काइनेटिक एनर्जी पहले k है, तो ये कितनी होगी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड केस में k डैश होगी, ठीक है, तो सेकेंड केस में आई कितना होगा 2i, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर बाई 4, तो ये आया 2, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये k है तो ये आएगा k बाई 2। बच्चे यहाँ k के बारे में पूछा है ना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं बता देता हूँ मैं, यहाँ पर, वहाँ ये आई रखते हैं, तो जल्दी जल्दी में आई मत रखना, देख लेना। सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो चुकी है, ठीक है। चलो आगे आगे आगे, पढ़ो इस क्वेश्चन को। चल पढ़ लिए होगे। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. सर्कुलर रिंग है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये क्या सही है, ठीक, इज इक्वल टू टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम होगा यहाँ, आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग। ये अगर तुम्हारे पास रिंग था तो अब क्या किया गया ना, इसका मास तो m है ही, डायमीटर के अपोजिट में तुमने स्मॉल m रख दिया और स्मॉल m रख दिया, तो तुमने किया क्या भैया, तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया इसके अबाउट में, क्योंकि अब इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, इसकी भी आएगी, तो जिस इस ओमेगा से ये घूमेगा उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, क्योंकि ये तो चिपका हुआ है दोनों इस पे। नेट एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, तो इसका रिंग का कितना होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश हो चुका है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गई, प्लस इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी एम इंटू आर स्क्वायर पॉइंट मास, ठीक, इंटू ओमेगा डैश, इसकी कितनी आएगी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। बताओ इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो, डाउट है तो पूछो। नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल किया हूं, देख लो अच्छे से, डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी बच्चे को दिक्कत प्लीज आस्क, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे कि ओमेगा डैश कितना आएगा, रिंग विल नाउ रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी, बताओ सॉल्व करो यहां से, ऑप्शन बी आएगा, और लोग बताओ, सबका सेकंड आ रहा है, डी आ रहा है, डी, रुद्रा राइट। इसको सॉल्व कर लेना, बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर ओमेगा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m होगा। भाई कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सब में आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर गायब कर देना, ठीक है। यहाँ m प्लस 2m दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे ओम ओमेगा, हाँ सही बोल रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है।
चलो, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वहां बढ़ते हैं और वहां उस क्वेश्चन में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाओगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छे से बनाना। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से बनाना, आंसर सही देना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, ये ये हिमांशी, हिमांशी, आप बी बोल रहे हो ना? कैसे होगा बताओ। ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, सेंटर पे ड्रॉप किया, आगे। ठीक। जब जब ये फैल रहा है तब, राइट। हाँ, तो आई इंक्रीज कर गया तो, ठीक है, फिर हम्म, बहुत अच्छा, सही बोल रहे हो आप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, अलाउड टू स्प्रेड एंड फाइनली फॉल। यहाँ पे कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई बढ़ाओगे ओमेगा घटेगा, ओमेगा बढ़ाओगे आई घटेगा, आई बढ़ाओगे ओमेगा घटेगा, ठीक है सर। तो अच्छा, आंसर क्यों दिया, लग रहा था, हाँ। सर क्वेश्चन नहीं पढ़े थे सर, एनटीए वाले से ओमार वापस करवा दीजिए, हमें पता है सर। स्प्रेड आउट का मतलब होता है यहीं पे रहना। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर बन रहे हो, इंग्लिश टीचर नहीं। इंग्लिश टीचर बनते तो सामने सामने जो बच्चा होता ना भाई, वो मार के बोलता, अरे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, नहीं पैसे वापस करो, रोने लग जाता भाई। अच्छा वो डॉक्टर बन रहे हो, बढ़िया। अरे अरे भाई, स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैलना, ठीक है। आई नो कि तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं इसको, ये पता होगा तुम्हें, जोक से पार्ट। अच्छा, ये दिया हुआ है कि पानी तुमने सेंटर पे गिराया और ये फैलने लगा। अगर ये फैलने लगा भैया, तो पहले जब जो भी रोटेट कर रहा था ओमेगा से कर रहा था, अगर ये फैलना शुरू किया तो इस एक्सिस के अबाउट में मास बढ़ रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, तो ओमेगा घटेगा। फिर पूरा पानी गिर गया तो आई घटेगा, तो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियली डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, इसको पढ़ो अच्छे से। इस पीरियड के दौरान जब ये फैल रहा है और गिर रहा है, उसके बीच में बताना है, ठीक है। आया समझ में? इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बट योर डाउट वॉज जेन्युइन। क्लियर है? चलो, तो बहुत कुछ सीखे होगे, और बस इसकी एक लेक्चर और बची है, लेकिन रोटेशन में मजा आ गया होगा भाई। कोई डायमेंशन बचा नहीं है जो मैंने छोड़ा है, जो छोड़ा है
वो ये छोड़ा है आज, इसको प्लीज सोच के आना, विजुलाइज करके, क्योंकि कल मैं समझा तो दूं। एक्सिस ये है और क्या, ये वाला। अरे भैया ये है तो ऐसे ही गिर रहा है ये, तो इसी के अबाउट में तो रोटेट कर रहा है। सोच के आना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में रटवा दूंगा इसको, ठीक है। चलो, लेकिन सोच के आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये होमवर्क है आपका, इसको सोच के आना बस। चलो, ना 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 ना, क्यों चाहिए ये बताओ, चाहिए क्यों ये बताओ, पर्पस क्या है, पर्पस बताओ। तो सेंटर पे फैकल्टीज है ना? नहीं नहीं, सेंटर पे फैकल्टीज है ना भाई। वो क्यों रखे गए हैं बच्चे? आपके डाउट्स के लिए। DPP 3 को सॉल्व कर लीजिएगा। 1 और 2 मिली DPP? दरभंगा से तो मैं कल बात करूंगा, आज मिल जानी चाहिए उनको, बट नहीं मिली। चलो ठीक है, मतलब आज मिल गई ना, अभी मिल गए जो भी है। कल तक जिसको इन तीनों DPP में नहीं मिलेगा, दरभंगा तो मुझे याद ही है, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और सेंटर पे फैकल्टीज आप लोगों के लिए ही रखे गए हैं, डाउट्स पूछने के लिए, टेलीग्राम की कोई ज़रूरत नहीं। चलो भाई, बाय बाय। रुको 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 रुको, हाँ देखते हैं, खींचूंगा नहीं, अगर लगे खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा करवा लेंगे, ठीक है। चलो, हर एंगल में बाय बाय कर देते हैं, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय। हाँ, कौन है भाई? अच्छा देखते हैं देखते हैं, ठीक है, बार टीम से बात करके देखता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय।